हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। मैं प्रवीण राजवंश अपने चैनल स्टडी विद पीएस एजुकेशन के अंतर्गत आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की थी और उसको देख करके जो है अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों ने दिया, मैं आपका सहर्ष आभार व्यक्त करता हूँ। और चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो है यह कहा कि हिंदी की क्लासेस भी जो है स्टार्ट की जाए, चूँकि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई का जो है एग्ज़ाम हाल फिलहाल में आने वाला है। तो आज हम अपनी वीडियो में जो है हिंदी विषय पर जो है बात करेंगे और हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो साथियों, यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा के अंतर्गत यदि हम देखें, भारत में मुख्यतः तो दो जो है भाषा परिवार हैं। इसमें सबसे पहला है आपका भारोपीय यानी कि आर्य भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ परिवार। लेकिन यदि हम भारत में कुल सभी बोली जाने वाली भाषाओं के अंतर्गत देखें तो भारत के अंदर जो है 4 भाषा परिवार जो है निवास करते हैं, जिनमें पहला भारोपीय परिवार है, दूसरा आपका द्रविड़ परिवार है, तीसरा आपका ऑस्ट्रिक परिवार है और चौथा आपका चीनी तिब्बती परिवार कहा जाता है। तो साथियों, यदि हम बात करें तो भारत के 4 भाषा परिवारों में तो सर्वप्रथम जो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो भारोपीय परिवार के अंतर्गत बोली जाती है। और भारोपीय परिवार जो है इसके अंतर्गत जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनका प्रतिशत जो है यानी कि भारत में बोलने वालों का प्रतिशत वह 73% है, यानी कि 73% लोग जो है भारोपीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत जो है वह 25% जो है बोलने वाले लोगों की संख्या है। 25% लोग जो है वह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक जो है 1.3% जो है लोग इस परिवार के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आता है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसके अंतर्गत जो है 0.7% लोग जो है वह आते हैं। तो यदि हम बात करें कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत जो है कौन कौन सी भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारोपीय परिवार के अंतर्गत हम सीधे सीधे यह भी कह सकते हैं कि उत्तरी भारत यानी कि मध्य से जो उत्तर की तरफ जो भारत है उसके अंतर्गत बोली जाने वाली जो है ज़्यादातर भाषाएं वह भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। और द्रविड़ परिवार जो है वह दक्षिण जो भारत की दिशा है यानी कि दक्षिणी जो राज्य हैं उनके अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाएं जो है वह दक्षिणी यानी कि भाग में जो द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। और चीनी तिब्बती जो चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर जो लोग हैं वहाँ जो है भाषा बोली जाती है वह जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। और ऑस्ट्रिक से हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो भारत में जनजातियाँ निवास करती हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं उनको ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत जो है लिया गया है। तो साथियों, यदि बात करें भारोपीय परिवार के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषाओं की, तो भारोपीय परिवार में जो है आपका सीधे सीधे हिंदी, बंगाली, आपका गुजराती, पंजाबी, सिंधी, संस्कृत, ये सभी भाषाएं जो हैं ये आपकी भारोपीय जो है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। बात यदि हम करें द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत, तो दक्षिणी भारत के दक्षिण दिशा में जो भाषाएं बोली जाती हैं राज्यों में वह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि आपकी तमिल, तेलुगु, आपकी कन्नड़, मलयालम और तुलु आदि भाषाएं जो हैं यह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जो जनजातियाँ निवास करती हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं वह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है वह संथाली भाषा का प्रयोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत किया जाता है। और जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कहा जाए तो तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं संथाली भाषा का जो है प्रयोग करते हैं और वह ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो है लोग संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आपकी मुंदरी, गोंडी, माल पहाड़िया आदि ये भाषाएं भी जो है हमारी जो जनजातियों के द्वारा बोली जाती हैं, यह सभी भाषाएं हमारी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद आता है आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार।
चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0.7% लोग जो है इस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और इसमें आपकी तिब्बती, बाल्ती, शेरपा, लद्दाखी, चंपा, भोटिया और आपकी लेपचा आदि जो है भाषाएं इस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो साथियों, यह तो हमने जो है 4 भाषा परिवार भारत के अंतर्गत जो है जाने, लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि आखिर यही जो हमारा सर्वप्रथम जो शब्द है हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव विकास में जो हिंदी शब्द है वह आखिर आया कहाँ से, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, इसका विकास कहाँ से हुआ। अर्थात जब हम पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी भाषा जो हमारी हिंदी शब्द है, सर्वप्रथम जैसे कि जिस प्रकार से 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, इसी प्रकार जो है व्यापार की दृष्टि से और यहाँ जो है लूटपाट के इरादे से जो है ईरानी लोग जब भारत में आए तो उन्होंने सर्वप्रथम जो प्रवेश किया वह सिंधु नदी के किनारे से होते हुए उन्होंने भारत में प्रवेश किया। चूँकि जो है प्राचीन काल में जब हम पढ़ते हैं तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान आपका ये सभी जो है भारत का हिस्सा था, इसको जो है अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। तो जब ईरानी लोग सिंधु नदी के किनारे से उन्होंने जो है सिंधु नदी से होते हुए भारत में प्रवेश किया, तो ईरानी लोग जो है अपनी भाषा में सै को है बोलते हैं और धै को दै बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सै को है बोलते हैं और वह धै को दै बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि आपने देखा भी होगा तो जितने यानी कि ईरानी भाषा जब बोली जाती है तो उसमें हमारी जिह्वा जो है वह तालु पर जो है सबसे ज़्यादा टकराती है। कहने का मतलब वह सांस रोककर आवाज़ को जो है खींच करके बोलते हैं। तो जैसे कि ए किधर जाता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह अपनी जिह्वा को जो है तालु से सबसे ज़्यादा बार जो है टच करने की हर उसमें जो है शब्द में कोशिश करते हैं। तो वह सै को है बोलते हैं और धै को द बोलते हैं। इसीलिए जब वह सिंधु नदी के किनारे से जब उन्होंने सिंधु नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया तो उन्होंने सर्वप्रथम सिंधु नदी को जो है हिंदू शब्द से जो है परिभाषित किया। हिंदू शब्द जो है उन्होंने बोला, उन्होंने सिंधु नदी को जो है हिंदू नाम से संबोधित किया और इसी हिंदू से जो है हिंद शब्द निकल करके आया और इसी हिंद शब्द से हिंदवी शब्द बना और इसी हिंदवी से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। अतः हम कह सकते हैं कि ईरानी लोगों के द्वारा ही सिंधु नदी को जो है सर्वप्रथम हिंदू नदी के नाम से जाना गया। और जो लोग यानी कि सिंधु नदी के पार अर्थात भारत अखंड भारत के अंतर्गत आते थे उनको जो है हिंदवी या हिंदू कहा गया। और यह जो क्षेत्र था जो सिंधु नदी के पार का हमारा अखंड भारत का क्षेत्र था, इसको ईरानियों ने हिंद क्षेत्र से जो है संबोधित किया था। तो हम कह सकते हैं हिंदी शब्द की यदि उत्पत्ति हुई थी तो वह ईरानियों के द्वारा सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा, हिंदू से हिंद शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंद शब्द से जो है हिंदी भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप था स्टार्टिंग का वह जो है हिंदवी शब्द जिसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था, जिनको तोताए हिंद की उपाधि भी दी गई थी। तो हम कह सकते हैं हिंद शब्द से हिंदवी शब्द आया और हिंदवी शब्द से जो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है। इसके बाद में यदि हम देखें तो जो भारतीय जो भाषाएं हैं उनका जो है कालक्रम क्या रहा। ठीक है साथियों, तो अगर हम कह सकते हैं कि चूंकि भारत में जो है भाषाओं का विकास यदि हम देखें, जैसे कि हम यदि बात करें प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में या आदिऐतिहासिक काल में या ऐतिहासिक काल में, तो कहीं हमें जो है किसी भी भाषा के या किसी भी जो है उसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए थे। और हम कह सकते हैं कि जैसे आपकी हड़प्पा संस्कृति और ये आपकी मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें जो है चित्रलिपि का प्रयोग किया गया था। तो हम वहाँ जो है भाषाओं के बारे में हमें इतना ज्ञान नहीं था। तो जब कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि जब
आर्य जो है, भारत में आर्यों का आगमन हुआ, वह मध्य एशिया से जब भारत में आए तो उन्होंने जो है सर्वप्रथम संस्कृत भाषा जो है बोली और वहीं से ही जो है हमारे लिखित साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा से ही सभी बाकी भाषाओं का जन्म जो है भारत में हुआ है। और यदि इसीलिए जो है हम यहाँ की भाषाओं की यदि बात करते हैं तो भारत की भाषाओं को हम भारतीय आर्य भाषाओं के नाम से जानते हैं। तो यदि हम बात करें भारतीय आर्य भाषा की तो भारतीय आर्य भाषाओं का काल को हम 3 भागों में जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो कौन कौन सी? आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो यह जो है 3 नाम यानी कि 3 काल जो है डिवाइड किए गए, आपके प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो मैं आपको बता दूं, यदि इनका जो है प्रयोग काल रहा तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत जो है आपका रहा 1500 से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है आपकी 500 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा रही आपकी 1000 ईस्वी से अब तक की जो हमारी भाषाएं हैं वह सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों, यदि हम बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की तो यह 1500 ईसा पूर्व से आती है हमारी 500 ईसा पूर्व तक, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आती है हमारी 500 ईसा पूर्व से, यह आती है आपकी 1000 ईस्वी तक, और इसके बाद आती है आपकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यह 1000 ईस्वी से और अब तक। तो यह जो है भारतीय आर्य भाषाओं का काल रहा। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या इनका सभी का जो कालक्रमिक इतिहास रहा है, उसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है इसमें इसकी जो शुरुआत हुई वह हुई हमारी संस्कृत भाषा से। तो कह सकते हैं हम कि सबसे पहले हमारी भाषा आई संस्कृत, संस्कृत के बाद में आपकी पाली, पाली के बाद में आपकी प्राकृत, प्राकृत के बाद में आपकी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद में आपकी हिंदी भाषा। ठीक है, तो यह इसका जो है एक क्रम रहा हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास का। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से ही जो है बनी हमारी पाली भाषा, पाली भाषा से बनी प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आई हमारी हिंदी भाषा। और अब हम बात करें तो संस्कृत भाषा को भी जो है इसका भी 2 भागों में वर्गीकरण किया गया, जिसमें हमारा जो है सर्वप्रथम आई हमारी वैदिक संस्कृत, उसके बाद में आई हमारी लौकिक संस्कृत, ठीक है। इनका जो काल रहा वैदिक संस्कृत जो हमारी चली, यह हमारी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद हमारी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत जो थी वह 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसके बाद आती है आपकी पाली भाषा। पाली भाषा का जो क्रम रहा वह रहा
500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी यानी कि पहली ईस्वी तक। इसके बाद में आती है आपकी प्राकृत। प्राकृत का जो काल रहा वह पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आती है आपकी अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और इसके बाद आती है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का जो विकास रहा वह रहा हमारा 1000 ईस्वी से और अब तक। ठीक है, यह हमारा जो है कालक्रमणिक इतिहास रहा। सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि आर्यों के द्वारा जो भाषा भारत में बोली गई और सर्वप्रथम वह भाषा जिसमें जो है वेदों की रचना की गई, तो वह भाषा हमारी वैदिक संस्कृत जो है कहलाती है। उसका काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का रहा। उसके बाद आती है हमारी लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत का जो है बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आम लोगों के द्वारा उस काल में जो भाषा बोली गई उसको ही बाद में जो है प्रचलन में लाया गया, जिसको लौकिक संस्कृत के नाम से जाना गया। उसके बाद आती है आपकी पाली भाषा। पाली भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक रहा। अर्थात हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सीधे सीधे पाली भाषा का प्रयोग जो है वह बुद्धिज्म में हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया अपने उपदेशों में, उनके द्वारा उनके जो उपदेश दिए गए या उनके जो तीनों पिटक लिखे गए, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सभी जो है पाली भाषा में है। तो पाली भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक रहा। सीधे सीधे पाली भाषा को हम जोड़ देते हैं बुद्धिज्म से। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, यानी कि सीधे सीधे 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक का काल जो है पाली भाषा का रहा। उसके बाद आती है आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा का जो काल है वह पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा। और प्राकृत भाषा को जो है हम सीधे सीधे जोड़ते हैं जैनिज्म से। कहने का मतलब जैन धर्म के अनुसार जो है जैन धर्म में जितने भी उपदेश दिए गए वह सभी प्राकृत भाषा में दिए गए। और उस काल में जिस भाषा का जन्म हुआ वह प्राकृत भाषा थी। उसके बाद में आती है आपकी अपभ्रंश भाषा। अब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपभ्रंश भाषा जो थी इसका जो कालक्रम जो रहा वह 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा। लेकिन इसी भाषा में से अपभ्रंश भाषा में से एक भाषा जो है इसका जो है एक बिगड़ा हुआ रूप और निकल कर आया था, जिसे हम अवहट के नाम से जानते हैं। इसलिए हम उसको अलग इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि विद्वानों ने जो है उसके काल का क्रम 900 से 1100 ईस्वी कहा था। और चूंकि यह 500 से 1000 ईस्वी तक चली तो हम इस काल को जो है संक्रमण काल के नाम से भी जानते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा से जो भाषा टूटकर अलग हुई, जो भाषा जो है नई भाषा बनकर आई, वह अवहट्ट भाषा भी कहलाती है। और उसके बाद में जो जन्म हुआ वह आई हमारी हिंदी भाषा, जिसका जो है हिंदवी के नाम से सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। और उसका काल जो रहा वह 1000 ईस्वी से अब तक का रहा। ठीक है साथियों, अगर हम कहें तो इसको जो है सही मायने में आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा है इसको भी जो है 3 भागों में बांटा गया। इसको बांटा गया प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसको जो है 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया। किस में? नंबर 1 प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और नंबर 3 आधुनिक हिंदी। यदि हम बात करें इसके कालक्रम की तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन हिंदी जो थी उसका जो है कालक्रम रहा 1100 ईस्वी से आपका 1400 ईस्वी तक।
1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, और मध्यकालीन का जो कालक्रम रहा वह 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक हिंदी का जो काल रहा वह रहा 1850 ईस्वी से और अब तक। 50 ईस्वी से अब तक जो भाषा चल रही है वह हमारी आधुनिक हिंदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है साथियों, तो जैसे कि हमने अभी बताया कि जो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ वह संस्कृत भाषा से जो हुआ है, और इसको संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। और हिंदी भाषा की लिपि जो है वह देवनागरी लिपि है। चूँकि देवनागरी लिपि बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, और इसके अंतर्गत भारत की अधिकांश भाषाएं जो हैं आती हैं, जिसमें मुख्यतः आपकी हिंदी, सिंधी, हिंदी, सिंधी, संस्कृत, आपकी गुजराती, आपकी मराठी, और आपकी ये जितनी भी भाषाएं भारत की हैं, वारोप्य परिवार की हैं, यह सभी भाषाएं जो हैं देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है साथियों, और इसके यदि हम बात करें भारतीय स्तर पर, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उर्दू भाषा जो है उसकी लिपि भी जो है देवनागरी रही है। लेकिन यदि हम बात करें ईरानी लोगों के अनुसार और ईरानी की अरबी फारसी लिपि के अनुसार, तो उर्दू भाषा की जो सही में जो जन्म हुआ है वह अरबी फारसी की जो लिपि है वहीं से निकल कर आती है, नस्तालीक लिपि। नस्तालीक लिपि के अंतर्गत जो है उर्दू भाषा को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहली बोली जाने वाली भाषा हम कह सकते हैं संस्कृत है, और हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वह ईरानी भाषा से हुई है। और ईरानी लोग जो है स को है और ध को द बोलते थे, इसीलिए जो है सिंधु नदी को उन्होंने हिंदू कहा, और हिंदू से जो है हिंद शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंद शब्द से ही हिंदवी शब्द आया, और हिंदवी से हिंदी शब्द जो है हमारा बना, हिंदी की उत्पत्ति हुई। ठीक है साथियों, तो कल जो है हम बात करेंगे वह हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषाओं की जो उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं, उसके बारे में हम कल जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में जो है डेली आपको हिंदी विषय से संबंधित रोज एक नई वीडियो आपको आपके YouTube चैनल स्टडी विद PS एजुकेशन पर मिलेगी, जिससे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो है बहुत ही यह वीडियो जो है मददगार साबित होंगी। तो इसी तरह से आप मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं आपके सामने रोज एक नई वीडियो लेकर के पेश होता रहूँगा। ठीक है साथियों, ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।